अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक वजीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के घर पे छापे के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान किया है, मगर इस ऐलान के बावजूद दोनों तरफ से जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं उससे मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीदें मद्दम होती नजर आ रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुत्तादिद वफाकी वज़रा पहले ही वाजे कर चुके हैं कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं और पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होंगे। जबकि कल इमरान खान ने भी अपने खिताब में हुकूमत से 14 मई से पहले कौमी असम्बली तहलील करने की शर्त आयद कर दी है। अब मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम, उम्मीद है मंगल को मुज़ाकरात के तीसरे दौर में इसका फैसला हो जाएगा, जिसकी उम्मीदें दोनों तरफ से जाहिर की जा रही हैं। अहम बात यह कि इमरान खान ने कल अपने कारकुनों से जो खिताब किया उससे पहले ऐसा लग रहा था कि परवेज इलाही के घर पर कार्रवाई के बाद मुज़ाकरात का अमल डीरेल हो जाएगा, मगर इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन एसएनयू की तहलील से मुतालिक ऐसी शर्त आयद कर दी है जिस पर हुकूमत की जानिब से अमल दरामद तकरीबन नामुमकिन है। इमरान खान ने कल ये कहा है कि इस हुकूमत की बजट देने की ख्वाहिश बदनीयती जाहिर करती है। बजट वो हुकूमत दे जिसे अगले 5 साल सामना करना है। हुकूमत 14 मई से पहले कौमी असम्बली तहलील कर दे। 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं। हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। बदनीयती क्या है? अगर आपने बजट पास करना है तो इलेक्शन जीतें, 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिले, फिर बजट बनाएं, फिर आप लोगों के पास जाएंगे जी मेरे पास 5 साल का मैंडेट है, मैं आप बजट बनाने के लिए तैयार हूं। यानी आपके पास मैंडेट ही नहीं है बजट बनाने का, क्योंकि आपका बजट कोई और उसका बोझ उठाएगा। अगर ये आपको कबूल नहीं है अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने की 14 से पहले, हम दोनों अपने सूबों के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब में तो डेट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। अब अहम बात यह कि मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत ये वाजे कर चुकी है कि बजट पेश करने से पहले कौमी असम्बली तहलील नहीं की जा सकती, लेकिन इमरान खान को खदशा है कि मौजूदा हुकूमत एक ऐसा बजट देगी जिससे IMF से मामला बिगड़ेंगे, इसलिए अगली हुकूमत बजट दे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अजहर ने ट्वीट किया है और कहा है कि PDM हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। अगले साल का बजट एक अहम मरहला है और इसमें थोड़ी सी गफलत की गुंजाइश भी नहीं है। इसकी तैयारी में आलमी मालियाती इदारों की राय और मुशावरत शामिल होना लाजिम है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाहती है कि हुकूमत कोई ऐसा मकबूल बजट ना दे जिससे IMF का प्रोग्राम डीरेल हो। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा है कि मौजूदा हुकूमत सियासी बजट देगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद हुकूमत जाने से पहले मईशत पर सियासत की थी। इमरान खान ने हुकूमत जाने से कुछ रोज पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी देकर IMF प्रोग्राम को डीरेल कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत जो सियासत नहीं रियासत बचाने का नारा लगाकर हुकूमत में आई थी, वो अब IMF प्रोग्राम को रिस्क में डालते हुए गैर हकीकी और मकबूल बजट देने की ख्वाहिश जाहिर कर रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ बार बार ये वाजे कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत अवाम को बजट में रिलीफ देने से पहले इलेक्शन में नहीं जाएगी। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक कल मॉडल टाउन में हुकूमती इजलास में माशी मुश्किलात और IMF प्रोग्राम में पेशरत पर गौर किया गया और नवाज शरीफ ने इसाक डार को हिदायत दी कि IMF प्रोग्राम बहाल करने के लिए कोशिशें तेज की जाएं, क्योंकि नून लीग अवाम को रिलीफ देने के बाद ही इलेक्शन में जाएगी। जबकि आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा है कि हुकूमत अगले बजट में अवाम को भरपूर रिलीफ देगी। हम कोशिश करेंगे कि ये जो बजट आ रहा है 1 महीने के बाद जो है जून के अवाइल में जो बजट आ रहा है, इसमें अवाम को जो है वो जो भी हो हम रिलीफ देंगे उसमें इंशाअल्लाह ताला। ये अवाम दोस्त बजट होगा। इस बजट में जो है अवाम को कुछ सुख का सांस मिलेगा। नून लीग की क़यादत की ख्वाहिश है कि अगले बजट में अवाम को रिलीफ दिया जाए, मगर सवाल यह है कि क्या IMF प्रोग्राम में रहते हुए और मुल्क की माशी हालात को देखते हुए अवाम को अगले बजट में रिलीफ दिया भी जा सकता है या नहीं, क्योंकि पहले ही इत्तलात है कि IMF प्रोग्राम की बहाली में इसीलिए ताखीर कर रहा है क्योंकि इसे खदशा है कि हुकूमत प्रोग्राम की बहाली के बाद सियासी फायदे के लिए मकबूल बजट दे सकती है। अगले साल का बजट कौन देगा? बज़ाहिर ये मामला इस वक्त मुज़ाकरात की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। अहम बात यह कि इमरान खान ने कल यह भी वाजे कर दिया है कि अगर हुकूमत ने 14 मई तक कौमी असम्बली तहलील ना की तो फिर पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट पहले ही हुक्म दे चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे, इसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद से, जिन्हें पहले ही इन मुज़ाकरात से कोई खास उम्मीद नहीं है। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, आपको तो पहले ही कोई खास उम्मीद नहीं थी इन मुज़ाकरात से
और अब तो इमरान खान ने एक बहुत ही कड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने ये कहा है कि 14 मई से पहले कौमी असेंबली तहलील करें और बजट भी ये हुकूमत ना दे, जो अगली हुकूमत इलेक्ट होकर आए वो बजट दे। अब आपको नजर आ रहा है कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल सकता है क्या? मैं तो 1 महीने से कह रहा हूं ये मजाकरात नहीं, मजाक की रात है। जिस मुल्क का वजीर आज़म हल्फ उठाते सारी सिविल नाफरमानी का ऐलान करता है कि मैं इन तीनों जजेस को ही नहीं मानता, बताए ना। बिलावल कहता है कि इनको इस्तेहकाक कमेटी में लाओ, ये पेश हो हमारे आगे। और इससे बड़ी बात भी है जो मैं कहना मुनासिब नहीं समझता कि जो कुछ परवेज़ इलाही के हुआ है और 3-4 दिन बाद लाल हवेली में होगा, ये सारे देखें इनका वोट बैंक तंदूर में चला गया। इतनी समझ है, ये बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है। बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बहुत चालाक और होशियार होता है, उसको पता ही है हमारा इलेक्शन नहीं है, ये इमरान का इलेक्शन है। सो वो गंदा और परागंदा काम करेंगे। ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये डरे हुए लोग हैं। ये बज़ाहिर कहते हैं मैं इन 3 जजेस को नहीं मानता, अंदर से इनका 3 जजेस से कलेजा फटता है। और बड़ी माजरत के साथ कि इलेक्शन से जमातों के भागने की क्या, कोई पाकिस्तान का लायर ये कहे कि जनाब ये 90 दिन की इलेक्शन नहीं होने, कानून की इजाज़त है। और इमरान खान ने अगर ये कहा कि 14 मई, मैं समझता हूँ ये भी ज़्यादा बात है। मैं तो 10 मई को ही आर पार देख रहा हूँ। 10 मई को मैं तो देखें, शहजाद साहब कल लिस्ट आई है, IMF ने एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग में एजेंडे में पाकिस्तान का केस नहीं है। इसहाक डार साहब आपके प्रोग्राम में आके मेरे इस बात की तरदीद करें। जो 10 मई को IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास है, उसके एजेंडे में पाकिस्तान नहीं है। 1 साल से ये दरबदर ख्वार हैं और ये 85 कहने को हैं, वैसे ये 89 है। 4 आदमियों ने वैसे ही झंडा लहराया हुआ है, इनको पता ही नहीं कि झंडे के नीचे डंडा भी है और ये डंडा अवाम का है। इन मुज़ाकरात में जो कुछ बातें सामने आई है उसमें हुकूमत ये तो लचक दिखाने के लिए तैयार नजर आई कि सितंबर में इलेक्शन करवा दिए जाएं, यानी कि अगर अक्टूबर नहीं तो सितंबर में करवा लें। तो अगर ऐसा होता है, अगर ये प्रपोजल है हुकूमत की तरफ से, तो इस पर क्या एतराज़ है? इमरान खान साहब क्यों चाह रहे हैं कि बजट से पहले ये मामला, 14 मई से पहले ये मामला हो जाए? साल से वो जो खजल खुआर हो रहा है, गोली खा रहा है, उसके बाहर उनके घर बिल्डोज हो रहे हैं, उसके वर्कर जेलों में जा रहे हैं, वो तो मई के इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। कोई अगस्त की बात कर लेते तो फिर भी कोई कहता चले यार कोई बात नहीं है। अगर सितंबर में ही करवाने हैं तो अक्टूबर और सितंबर अगस्त में असम्बलियाँ तो वैसे ही टूट जानी है। और ये हुकूमत आइंदा चलाना किसी के बस का मजाक नहीं है। ये ऐसा बजट दे के जाएंगे जो अगली दफ़ा इमरान खान की हुकूमत पहले 3 महीने में ही गले पड़ जाए लोग उसके, क्योंकि इनके साथ तो बहुत सारी दुआएं हैं। और दुआओं से मुराद आप समझें कि बहुत सारे वो लोग हैं जो कि चाबी के इन खिलौनों को चला रहे हैं। सो ये जो असम्बली के फ्लोर पे डांस कर रहे हैं और जो जजेस के कंडक्ट पे ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 60 की सरीन खिलाफ वर्जी है कौमी असम्बली में, इनको सुप्रीम कोर्ट जो है जिस दानिश, तदब्बर और बुर्दबारी का सबूत दे रही है, बिलाखिर वो फैसले पे आएगी। अच्छा, लेकिन शेख साहब ये भी तो बड़ी अनरियलिस्टिक डिमांड है ना इमरान खान साहब की कि 14 तारीख से पहले असेंबलियां तहलील कर दें, बजट ना दें, बजट आने वाली हुकूमत दे। मतलब अगर यही करना हो हुकूमत ने, 14 मई इलेक्शन की डेट है, सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई। उन्होंने आखिरी मीटिंग में भी कहा कि ये हमारा ज़मीनी फैसला कायम है। वो उस फैसले के खिलाफ आगे कैसे जा सकता है इमरान खान? बिल्कुल ठीक कहा है इमरान खान ने कि अगर 14 मई तक नहीं फैसला होता तो मुज़ाकरात अपने पास, वैसे भी अपने पास ही रखें ये, क्योंकि ग्राउंड तो सारी जो है ये इलेक्शन इमरान खान का है। सारे कान खोल के सुन लें, ये अगर 100% भी धांधली करें तो उसका है, इसलिए ये भागेंगे, ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, कोई अनहोनी करेंगे। शेख साहब इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है कि नून लीग बिलखसूस इलेक्शन नहीं चाहती। उनको नजर आ रहा है कि पंजाब में शायद उनकी वो मकबूलियत नहीं है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की है, तो ये बात तो नजर आ रही है। लेकिन शेख साहब अदालत ने अगर 14 तारीख दे भी दी है पंजाब इलेक्शंस की, तो क्या आपको वो इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं? यानी कि अगर कल परसों मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 14 तारीख की डेट है, तो 14 तारीख को इलेक्शन होंगे कैसे? ये तो किसी सूरत नहीं नजर आ रहा होते हुए।
देखिए, जो आदमी इस वक्त 14 की हुक्म अदूली कर रहा है वो इलेक्शन के जो अदलिया के फैसले की हद तक में, उसकी मनहरफी में, उसकी नाफरमानी में, उनके रडार में आता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4, 6, 8 दिन के बारे में क्या, अभी तो डेट इलेक्शन की पंजाब में 14 है जी। लेकिन 14 तारीख को अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाते, नामुमकिन सी बात है, अभी तक पैसे नहीं जारी किए, तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले हमें ये पोजीशन नजर आई, सुप्रीम कोर्ट वही कहेगी जो कहती है। सुप्रीम कोर्ट वही कहेगी कि आपने हुक्म अदूली की है, आप मुनहरफ हुए हैं, आपने नाफरमानी की है, और इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने इस फ्लोर ऑफ दी हाउस का, मुझे एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा भेजो, जिनके जूते चाटने का और ग़ुलामी करने का और 90 के ज़ाविया लेटने का, मैं वो नहीं कहता जो जाजुल्ला किसके बारे में कहता है। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती तो क्या एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जजेस के अपने दरमियान भी इख्तलाफात हैं, क्या वो वज़ीर आज़म या पूरी काबीना या पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ अदालत की कार्रवाई शुरू कर सकती है? कौन होते हैं, मामे लगते हैं वो लोग जो कहते हैं अदालत डिवाइडेड है। ये डिवाइडेड केस नहीं है, ये 3 जजेस का फैसला है। डिवाइडेड और कामों में है, वैसे तो सारी कौम डिवाइड है, वकील डिवाइड है, मौलवी डिवाइड है, जर्नलिस्ट डिवाइड है, चैनल डिवाइड है। एक मैं हूं जो आपके चैनल को भी दिल से लगाता हूं, वरना वो पार्टी मुझे कहती है कि यार आप क्या करते हैं, मैं कहता हूं नहीं, मुझे अजीज है, क्योंकि बात सही मानों में न्यूट्रल बात करने से नहीं रोकते। आप सही मानों में न्यूट्रल है ना? नहीं, वो वाले न्यूट्रल नहीं जिनको इमरान खान मुझे आप अजीज हैं। नहीं, ये देखें, मेरी बात सुने, जानवर भी जो होता है वो कौमी असम्बली में आ रहा है। बंदर आया था 4 दिन पहले, फिर वो बिल्ली घुसी थी, उसको पता था कि ये जानवरों की हमाजगा है। आपको लग रहा है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट मामला तौहीन अदालत की तरफ लेके जा सकती है? इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला को मंजूर हुआ। मैं बड़ा एहतराम के साथ इनको तो नहीं जानता, लेकिन फ़तेह खान बंदयाल ने मेरे ऊपर एज ए कमिश्नर एहसान किया है। जितने 60 तालीमी इदारे और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो उन एफ़ के बंदयाल की वजह से बनी है। वो एफ़ के बंदयाल का बंदा तुन के रख देगा, आइन कानून जीतेगा, अदलिया जीतेगी। ये सारी छुपी हुई और ज़ाहिर ताकतें, और जो ये कहती हैं इनको नहीं मानता, इनका बाप भी इनको मानेगा। अच्छा शेख साहब, इमरान खान साहब की कल की भी तकरीर सुन के ये तो बड़ा वाज़ेह है कि जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात हैं वो बहाल नहीं हुए, वो तातुल का शिकार है। इमरान खान ने भी सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की थी उसमें भी कहा था कि मैंने पैगामात भेजे लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। यानी कि बिल्कुल ब्रेक डाउन है इमरान खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट से, शेख रशीद का एस्टैब्लिशमेंट से मुकम्मल ब्रेक डाउन है। और अगर इसी ब्रेक डाउन के साथ आप इलेक्शन में जाएंगे तो चांसेस कितने हैं जीतने के? क्योंकि कौम की आवाम की सपोर्ट तो चाहिए, बट आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट का भी तो है ना। मेरा ब्रेक डाउन है, मेरा ब्रेक डाउन है। मैंने सारी ज़िंदगी वो अब्दुर्रहमान खान जो है DGI से लेके इस वक्त तक, इन सब से मेरे अच्छे तल्लुकात थे, लेकिन उनका रवैया भी देखें ना। 3-3 घंटे हमारी आंखें, पैर और पाँव बांध रखे कि हमने बिल्लो रानी कह दिया, हमारा सिर्फ ये जुर्म है। जो जुल्फ़कार अली भुट्टो अपोजिशन के बारे में जुमले इस्तेमाल करता रहा। ऑफ कोर्स के अदारों के साथ इमरान खान के तल्लुकात ख़राब हैं। ऑफ कोर्स 1 साल से हमारा कोई राब्ता नहीं, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में हमारे साथ जो सलूक किया हमारे लिए काफ़ी है। हम भी इंसान हैं, हम फ़ौज के साथ हैं। अजीम फ़ौज है, जहादी फ़ौज है, मुजाहिद फ़ौज है और गाजी फ़ौज है। लेकिन फ़ौज भी तो जो कह रही है ना सरचश्मा अवाम, तो अवाम का सरचश्मा ये कह रहा है हजूर के इंतखाब कराओ, बेशक धांधली वाले करा दो। मैं कहता हूँ शेख रशीद धांधली के भी करा दो, इमरान खान जीतेगा। इस जीत के खौफ में आप इलेक्शन ना कराएं और इनको समझाएं नहीं कि बंदे के पुत्र बनो, तो फिर हालात तो ख़राब होंगे ना। फिर सरचश्मा अवाम जो है, जो ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो ये चश्मा कहीं से फूट पड़ेगा हुजूर। ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये भी कहा, और ये भी कहा कि कुछ लोग बैरून मुल्क से बैठ के और कुछ अंदरून मुल्क बैठ के फौज और अवाम के बीच में तकसीम पैदा कर रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं। फौज जान से अजीज है और पूरी कोशिश है कि इमरान खान की अदारों के साथ अच्छे तल्लुकात हों, पूरी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक इमरान खान आप पसंद करें या ना पसंद करें, एक पॉलिटिकल फोर्स है, और वो पॉलिटिकल फोर्स को ये नहीं कह रही
कि जनाब अली के मुझे वोट दिलवाएं, वो ये कह रही है इलेक्शन करवाएं। और आइन और कानून ये कहता है सारी अदलिया आइन और कानून के मतहत है और सारा मुल्क और सारे अदारे अदलिया के मतहत हैं, और जो अदलिया की हुक्म अदूली करेगा वो आइन और कानून की हुक्म अदूली करेगा, क्योंकि अदलिया आइन और कानून के मतहत है। आइन और कानून ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। अच्छा, लेकिन शेख साहब क्या वजह है कि जब इमरान खान साहब उस ताली के लिए हाथ आगे करते हैं तो सामने से आता नहीं है? इसकी वजह क्या है? कोई बात नहीं, एवरी डे इज नॉट संडे। देखें, हर रोज इतवार नहीं है। एक दिन मेरा मतलब है मंगल का नागा भी आ जाएगा, गोश्त मंगल बुध को नागा भी आ जाता है। हालात एक जैसे नहीं रहते। जो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के अदारों के साथ तल्लकात ठीक नहीं है और अदारे मुतमिन नहीं है, उसके साथ नहीं है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं एग्री करता हूँ। मेरी तो एक सीट की सियासत है कलम दुआत की, मैं तो कोई इतना बड़ा सियासतदान नहीं बनता। आप मजबूर करते हैं, आपकी मोहब्बत में आ जाता हूँ, वरना तो मैं ट्विटर पे चला गया हूँ, मैंने जान ही छुड़ा ली है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अदारे हमारे हैं, हम अदारों के हैं। अगर गलतफहमियाँ हैं तो ये दूर हो सकती हैं और दूर होनी चाहिए। और मेरी अल्लाह से दुआ है और मेरी ये कोशिश है कि ये दूर हों, एक इलेक्शन हो जाए, मुनसिफाना इलेक्शन हो जाए। सही। और अगर गैर मुनसिफाना भी हो जाए तो इसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि जीतना इमरान खान का, ये बारी इमरान खान की है। गैर मुनसिफाना फिर आप मानेंगे नहीं ना? अगर आप हार गए तो फिर मानेंगे नहीं आप? हम हारते, इस दफा नहीं हारते। देखें, इस दफा नहीं हारते। कोई आरटीएस बैठ जाए, अगली दफा का मैं कह नहीं सकता कि 4, 5, 6 महीने बाद। हाँ, मैं कहता हूं रिगिंग छोड़ के रेगमाल 6 नंबर का इस्तेमाल कर लें जी शहबाज शरीफ साहब। 8 नंबर का रेगमाल इस्तेमाल कर लें, रेती इस्तेमाल कर लें, आरी इस्तेमाल कर लें, कुल्हाड़ा इस्तेमाल कर लें। वोट बैंक इनका तंदूर में मर गया, सही है, तंदूर में जल गया। लोग इनसे आज चैनल पे आते हैं, लोग चैनल बदल देते हैं। इनकी शक्ल इतनी इस जगह पे पहुंच गई है आवाम की नफरत में कि लोग चैनल बदल देते हैं इनको देखते साथ। शेख साहब, एक तरफ तो आपने उम्मीद लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट से, इमरान खान ने भी कहा कि तमाम जजेस 15 वो यूनाइट हो जाएं। ये तो समझ आता है कि आप चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस से उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझनी है आपसे कि जो साबिक चीफ जस्टिस होते हैं उनका क्या असर और रसूख होता है खासतौर पर सियासी मामलात में? अभी हमने देखा साकिब निसार साहब आपकी कानूनी, इमरान खान की कानूनी टीम को मशवरे दे रहे हैं। फिर ये सामने आया कि साकिब निसार साहब टिकट्स के लिए सिफारिशें लगवा रहे हैं। मतलब एक साबिक चीफ जस्टिस का क्यों असर होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी पर? देखें, आप शहजाद साहब, शहबाज शरीफ ने 2 दफ़ा तकरीर लेकर मेरा जिक्र किया। मैं कभी साकिब निसार से मिला ही नहीं, मैंने अस्पताल की रिट की हुई है, वो अस्पताल को देखने चले गए आपके साथ। मैं कभी मिला नहीं, मुझे कह दिया जनाब। ऑफ कोर्स मैं वहाँ, मेरा हल्का था, अस्पताल देखने आए थे तो मैंने वहाँ होना था। ये नहीं कि उन्होंने कहा कि इस अस्पताल को वोट डाल दो। इन्होंने इशू क्या बना रहे हैं? गुर्बत इशू नहीं है जी, महंगाई इशू नहीं है, समाजी तबाही इशू नहीं है, इक्तसादी तबाही इशू नहीं है। और 41 आदमियों और बच्चों औरतों ने ठट्टा के साली एक पट्टी का सर्वे आया, खुदकुशी की है। 6 दिन पहले 6 आदमियों ने खुदकुशी की है। लोग घरों में मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, डरते हैं कि पोस्टमार्टम ना हो। अगर आप हकीकी जियो को कहें कि सर्वे करें कि इस महीने में कितने लोगों ने मैंने सिर्फ ठट्टा का आपको इसलिए बताया कि इसकी वीडियो चली है टीवी चैनलों पे। सारे पाकिस्तान में सर्वे करें कि लोग अपनी इज्जत की खातर खुदकुशी कर रहे हैं और अपनी लाश को खराब होने से बचाने के लिए जिक्र नहीं करते, कहते हैं दौरा पड़ा जी तो मर गया। लेकिन शेख साहब देखें, वो हमारे हल्के अपने गैर महफूज हो गए। बतौर चीफ जस्टिस वो आपके हल्के में चले गए हॉस्पिटल के इफ्तिताह के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इसमें क्या हो गया? जी मैं यही कह रहा हूं के लिए नहीं, अगर इफ्तिताह के लिए, अच्छा इफ्तिताह के लिए नहीं, सामान आया हुआ है, टेंडर हुआ है। इनका काम क्या है? अभी भी देखें सारा टेंडर हुआ है, उस अस्पताल की मशीनरी लोग लोया काट के ले जा रहे हैं, पाइप काट। ना मेरी औलाद है, माँ बच्चे का अस्पताल है, ना मेरी माँ है जिसने वहाँ इलाज कराना है, ना मेरी औलाद है जिसने इलाज कराना है। इस शहर के 400 बेड का हॉस्पिटल तैयार पड़ा है, मशीनरी का टेंडर पड़ा है, सिर्फ जिद है, सिर्फ जिद ये है कि शायद लोग समझते हैं तरक्याती कामों से, शायद लोग समझते हैं तरक्या, मुझे खत्म करने दे, शायद लोग समझते हैं तरक्याती कामों से वोट है। कोई वोट नहीं है, फजा इनके खिलाफ नफरत की बनी हुई है। कोई ट्यूबवेल का, सड़क का, नाले का, जितने मर्जी फंड ये 85 या 90 मेंबरों को दे दें, फैसला वन साइडेड है वो इमरान खान साहब। अगर आप कहते हैं इसमें कुछ गलत नहीं है तो फिर ये भी गलत नहीं है ना कि एक जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब
कॉन्फ्रेंस में चले जाएं जहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है कि आइन को 50 साल हो गए, वहां जाके वो आइन से मुतालिक तकरीर भी करते, फिर उसमें भी गलत नहीं है ना? पीटीआई वाले उसको गलत कह रहे होते कि देखें ये क्या इमेजेस हैं और ये गलत तासुर जा रहा है इससे। देखें, वो ये कह रहे हैं कि उनका एक बड़ा नाम है, वो काबिल एहतराम है, अदलिया में उनका बड़ा नाम है, उनके बंदा अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। उनके इर्द गिर्द जब मनी लॉन्डर बैठेंगे, उन्होंने खुद कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि यहाँ इन्होंने सियासी बातें की हैं। और सिर्फ यही बात नहीं है हुजूर, बात यह है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि हर जगह लड़ाई को वसी किया जाए, अदलिया में, वकला में, मौलवियों में, ताजरों में। 10% लोगों का बिजनेस नहीं हुआ इस ईद पे, लोग दुकानें खाली करके जा रहे हैं। 10% लोगों का बिजनेस नहीं हुआ, और आप हैं कि सारी खुशियां और सारे रिलीफ, आप ताजपोशी की रस्म पे जा रहे हैं जी। और मैं नवाज शरीफ का एक जुमला याद करता हूं कि जो अक्सर ज़िंदगी में वो इस्तेमाल करते थे, कि नवाज शरीफ का जुमला है, मेरा नहीं, कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिरे मेला मेला। ये रिकॉर्ड निकाले जियो के कितनी दफ़ा नवाज शरीफ ने ये जुमला इस्तेमाल किया अपनी सियासी लाइफ में, कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिरे मेला मेला। ये हाल इनका है, ये हाल इनका है। ये मेले पे आए हुए हैं, चाबी के खिलौने हैं, चाबी का टाइम ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म है। इनकी क्या सियासत है? इनकी सियासत खाक में हो जाएगी, कब्र में चली जाएगी, क्योंकि अवाम के हालात ठीक नहीं है, ग्राउंड रियलिटी ठीक नहीं। अगर हम इस वक्त होते तो हमारा भी यही बुरा हाल होता जो इनका होने जा रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल शेख साहब, 14 मई को फिर आप इलेक्शन होता हुआ देख रहे हो, और अगर इलेक्शन नहीं हुए तो आपको लगता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी? देखें, इस वक्त जिस वक्त मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, इस वक्त तक ज़मीनी फैसला कायम है। कल किसी ने नहीं देखी, और मैं इनको रडार में देख रहा हूं, मैं तौहीन अदालत के रडार में देख रहा हूं, मैं इनको नाअहलियत के रडार में देख रहा हूं। और ये कहते हैं कि जो करना है कर लो। ये जिस किले पे बैठे हुए हैं, ये किले कभी मजबूत नहीं हुए। शेख साहब, प्रेडिक्शन बड़ी ज़ात खुदा की है। आज आप नॉर्मली आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं, आज आप प्रेडिक्शन नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं आज तक ये फैसला है। मैं 10 मई तक, मैं आपकी ख्वाहिश पे प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि 10 मई तक आर पार हो जाएगा, और 10 मई तक जो है ये सारे लोग जो फ़ज़ाई और हवाई और बातें उड़ा रहे हैं, और IMF ने तो नहीं डाला, लेकिन 10 मई तक जो है इनके केसों का फैसला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत अगर तमाम असेंबलियों के इलेक्शन एक ही दिन चाहती है तो 14 मई से पहले असेंबलियां तहलील कर दे, कौमी असेंबली तहलील कर दे, और बजट भी ये हुकूमत पेश ना करे, आने वाली हुकूमत दे। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत बजट देती है तो इसमें उनको बदनीयती नजर आ रही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खुर्रम साहब, कहाँ अब जाते हुए ये मुज़ाकरात आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि वजीर आजम ने कहा था असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, इमरान खान कह रहे हैं कि अगर तमाम असेंबलियों में एक साथ इलेक्शन चाहते हैं तो 14 मई से पहले, यानी कि बजट से पहले असेंबलियां तहलील कर दें आप। ये इमरान खान साहब की तो किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, और उनके पास इस वक्त टेबल पर रखने के लिए जो मुज़ाकरात की मेज है, सवाल ये कि वो मजीद फाशिज्म करेंगे या मजीद पुलिस के एहलकारों को जदोकोब करेंगे या मजीद पेट्रोल बम फेंकेंगे, उसके अलावा तो उनके पास और कोई ऑफर करने के लिए चीज नहीं है। तो हुकूमत तो इनको एग्जॉस्ट कर चुकी है ना जी। इमरान खान साहब अप्रैल से नवंबर तक सड़कों पर थे, उनको उसका कोई फायदा नहीं हुआ, सियासी तौर पर नाकाम हुए। फिर उन्होंने अपने 2 सूबों की असेंबलियां तहलील कर दी, वो सियासी तौर पर नाकाम हुए। अभी मुज़ाकरात करने की कोशिश असल में हमारी तरफ से तो ये है कि 2023 के जो इंतखाबात इंशाल्लाह जो अक्टूबर में होंगे, वो 2018 का जो जहरीला तजर्बा था, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को हुकूमत में जबरदस्ती लाया गया, वो हम रिपीट नहीं हो सकते। हम अगर ऐसा प्रोसेस इमरान खान साहब के साथ मिलकर तय कर लें कि आने वाले इंतखाबात पर सबका यकीन हो और उसके नताइज पर हमारा यकीन हो सके, तो फिर पाकिस्तान के अवाम जिसको भी वोट दे दें वो हम सबको कबूल होना चाहिए। हम तो इस बुनियाद पर मुज़ाकरात करें
इमरान खान की धमकियां जो हैं वो किसी भी तरह हमारे मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। नहीं देखिए, ज़ाब्ता इखलाक तय करना इलेक्शंस के हवाले से वो भी अहम है, लेकिन इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका जो पहला पॉइंट है डिस्कशन का, और शायद वाहिद पॉइंट है, वो ये कि इलेक्शन करवाने, तो इस हवाले से खबरें आ रही थी कि शायद कुछ हफ्तों की या एक आध महीने की लचक दिखाई जा सकती है हुकूमत की जानिब से, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि अगर आप बजट देने बैठ जाएंगे तो इसका मतलब आपकी बदनीयती है, क्योंकि आप एक ऐसा बजट देंगे जो कि अवाम दोस्त होगा, पॉपुलर बजट होगा, लेकिन उससे IMF का जो प्रोग्राम है वो डीरेल हो जाएगा, मुल्क को नुकसान होगा। देखिए, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इमरान खान की बातों पे मैं कैसे रिएक्ट करूं। जिस शख्स ने एक साल पाकिस्तान की कौम को कहा कि जी हम गुलाम नहीं हैं, अमेरिका ने मेरी हुकूमत तोड़ी, अब समझ नहीं आ रही कि वो एक हफ्ते में 7 बयान बदलते हैं कि किसने उनकी हुकूमत तोड़ी। तो लिहाजा उनकी तो किसी बात पर उनकी जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, अल्फाज के लिहाज से तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, और इतना झूठ बोला है पिछले 1 साल 1.5 साल में कि अब उनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा उनका ये कहना कि बदनीयती पर मबनी है। देखिए, ये एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास इवन 2018 के जहरीले इंतखाबात के बावजूद 68% अवाम के जो वोट हैं वो उन जमातों के पास हैं जो आज हुकूमत बनाकर मौजूद है। तो लिहाजा उसकी हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है, और जो अगर कोई रही से ही कसर थी तो प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का वोट लेकर पूरी कर दी है। तो अगर इमरान खान जो मर्जी कहते रहे, लेकिन इंशाल्लाह बजट पेश करना हमारा फर्ज भी है और हमारा हक भी है। हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो लिहाजा उनकी किसी बात पर तो यकीन करके हम यानी ना 14 मई से पहले और बजट से पहले आप हुकूमत नहीं तहलील करेंगे, ये अटल बात है। जी देखिए, अभी तक तो तमाम मुज़ाकरात में हमारा स्टैंस ये है, लेकिन हम मुज़ाकरात को ज़ाहिर हम प्रेजुडिस नहीं करना चाहते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जो 12 अगस्त 2023 को इंशाल्लाह उसकी शब पूरी होगी। अच्छा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता, वो कहे कि ये बदनीयती है तो उसमें बदनीयती होगी, लेकिन कल जो आप लोगों की मीटिंग हुई मॉडल टाउन में, उसमें नवाज शरीफ साहब भी वाई लिंक मौजूद थे। उन्होंने भी कहा इसहाक डार साहब से कि IMF प्रोग्राम जल्दी जल्दी मुकम्मल करें, प्रोग्राम बहाल करें और फिर एक अवाम को रिलीफ देने वाला बजट पेश करें। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की है। अब यहाँ तो जो इमरान खान की बात छोड़े, जितने भी तज्जियाकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि IMF को ये खर्चा है कि उन्होंने अगर रकम जारी कर दी, प्रोग्राम बहाल कर दिया, तो हुकूमत इस इलेक्शन के साल में एक ऐसा बजट देगी जिससे आपकी जो फिस्कल खामियां हैं वो मजीद बढ़ जाएंगी। आपका बजट जो है वो एक पॉपुलर बजट होगा जो अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान। तो इस खर्चे का इजहार तो IMF और दूसरे दीगर इकोनॉमिस्ट भी कर रहे हैं ना। देखिए, हमने तो जितनी जिम्मेदारी का सबूत दिया है अपनी सियासी मकबूलियत की कीमत पर, उस पर तो कोई अब एतराज़ नहीं कर सकता। हमने बहुत सख्त फैसले किए हैं और दुरुस्त तौर पर आप जैसे तज्जिया निगार और अवाम इस पर कंप्लेन भी करते रहे हैं कि महंगाई बहुत हुई है, अवाम को तकलीफ हुई है। तो हम तो अपना जिम्मेदारी का रिकॉर्ड कायम रखेंगे, और IMF आपको मालूम है कि 30 जून तक प्रोग्राम चलना है, और 30 जून से पहले ही 2 या 3 हफ्ते कबल हमारा जो बजट है उसका ऐलान होगा। तो बजट जिम्मेदार होगा। ये जरूर है कि बजट में ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी कि जो सादगी और खर्चे कम करके मैक्सिमम स्पेस जो मिल सकता है, और इसके भी बहुत इसहाक डार साहब हम सब के साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं कि हुकूमत के खर्चों को कम से कम करके जो मैक्सिमम रिलीफ हो सकता है मौजूदा हालात में और जिम्मेदारी में रहते हुए, वो हम इंशाल्लाह आवाम को देंगे। मतलब कैसे देंगे? यहाँ पे पेट्रोलियम सब्सिडी के हवाले से आपने बात की, और बाद में आपने एक्सप्लेन भी किया कि ये सब्सिडी नहीं, हम अमीरों से लेके एक आम आदमी तक बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। तब भी IMF ने उस पर सवाल किए। तो कहाँ पे रिलीफ आप देंगे? गैस की कीमत कम करेंगे, बिजली की कीमत कम करेंगे, पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, जो आपने ऑलरेडी बढ़ाई IMF के कहने पर? जी देखिए, ये जो भी रिलीफ है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मीन्स टेस्टेड होगा, यानी गरीब तरीन पाकिस्तानियों को रिलीफ ऑफर किया जाएगा, जिसमें ऑलरेडी गैस की जो प्राइसिंग है वो हो चुकी है। बिजली में ऑलरेडी गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ मौजूद है और उनके लिए बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई गई। तो लिहाजा कोशिश यही है कि जो पाकिस्तान के गरीब तरीन हमारे भाई और बहनें हैं उनके ऊपर मजीद बोझ डालने की स्पेस आपको भी पता है खुर्रम साहब बहुत कम होगी, और वैसे भी आप लोग कह रहे थे रियासत बचाने आए हैं, सियासत नहीं, लेकिन अब पता नहीं इसके बाद स्पेस देखिए, स्पेस निकलेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट करने से, स्पेस निकलेगा डेवलपमेंट बजट को रैशनलाइज करने से, और स्पेस निकलेगा जो हमने तमाम दूसरे इदारों से भी कहा है
कि वो इस पर गौर करें कि उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं क्या उनमें कमी लेकिन वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं खुर्रम दस्तगीर साहब, क्योंकि आपको भी पता है आप बहुत ज्यादा रियायत तो दे नहीं सकते आईएमएफ प्लान में होते हुए, और आईएमएफ प्लान बजट के बाद खत्म होगा जाके, और शायद इससे भी ज्यादा आगे चला जाए या कोई नया आईएमएफ प्रोग्राम करना पड़े अगर ये वाला दोबारा बहाल नहीं होता। तो क्या आपके लिए भी स्ट्रेटेजिकली ये बेहतर नहीं है कि मुल्क की खातिर एक तो हमें एक रैशनलाइज बजट तो देना है, तो बेहतर है कि केयरटेकर सेटअप हो, वो आके बजट दे दे और उसके बाद जो हुकूमत इलेक्ट होकर आए वो 5 साल के लिए अपनी पॉलिसी बताए? क्या आपके लिए भी ये बेहतर नहीं है प्रपोजल? देखिए, जो सियासी कीमत हमने अदा करनी थी वो हम अदा कर चुके हैं और अब तो बेहतरी का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। तो ये भी एक असूल कायम करना है कि किसी भी प्रेशर के तहत हुकूमतें डिसॉल्व नहीं होती, असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होती। और इमरान खान साहब को भी सबक मिल गया है कि उन्होंने जिस गैर जिम्मेदारी के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील की थी उसका भी नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं निकला। तो हम सबके लिए बेहतर है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि यहाँ हुकूमतें और असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, वो असूल कायम हो। और मैं फिर कहूँगा कि हमने जिस जिम्मेदारी का सबूत पिछले 13 माह में दिया है वो हम बजट में भी जारी रखेंगे, लेकिन जितनी भी महारत इसाक डार साहब के पास है, हम जो उनको असिस्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों की फलाह में इजाफे के लिए इस्तेमाल हो। और अगर इन मुज़ाकरात का कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलता, आप दोनों किसी एक पॉइंट पर इत्तेफाक नहीं कर सकते, तो फिर इमरान खान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर कायम है, इन फील्ड है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने हैं, और वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी हम पिटीशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि वहां पर भी फॉरेन इलेक्शन करवाए जाएं। तो फिर क्या करेगी हुकूमत? ये हमारी तो तवक्को ये है कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रॉक्सी नहीं है, वो आला अदलिया है। और जिस तरह आला अदलिया ने एक तवक्को का इजहार किया है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करके किसी एक नतीजे पर पहुंचें, पहला तो फर्ज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपने अंदर वो इत्तफाक कायम करे और एक आवाज के साथ बात करे ताकि उसके फैसलों की क्रेडिबिलिटी हो, जो कि इस वक्त बहुत लेजिटिमेसी भी और क्रेडिबिलिटी भी दोनों इसमें बहुत सवाल उठे हुए हैं। तो इमरान खान साहब हमें अगर सुप्रीम कोर्ट की धमकी देना चाहते हैं तो अजराए करम सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दें। उनका ये काम नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट, वो तो खाली फैसले को याद दिला रहे हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुका है कि अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो आपको लग रहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते तो फिर 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बाय हुक और क्रुक इंप्लीमेंट करवा देगी 14 तारीख को जो इलेक्शन होने? ये तो अदालत के सामने हमने भी जाना है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरी इस्तदा ये है कि, और हम ये बार बार कह चुके हैं कि सिर्फ एक शिक नहीं है आइन में 224 तो आइन में 254 भी है जो कहता है कि अगर ताखीर होती है तो ताखीर आज खुद गैर आइनी नहीं है। पाकिस्तान का आइन ये भी कहता है कि मुल्क में मरदमशुमारी होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर नई हल्का बंदियों से इंतखाबात हों। पाकिस्तान का आइन ये भी कहता है कि चारों सूबों को साथ लेकर चलना है, और अगर कोई ऐसा अमल जो इलेक्शंस को प्रेजुडिस कर दे सबसे बड़े सूबे में इलेक्शन कराने से, तो लिहाजा वो भी आइन के तहत उसकी गुंजाइश कम है। तो आइन के अंदर बहुत सारी बातें हैं और हम ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने कह चुके हैं, दोबारा इयादा करेंगे। और खास तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो 180 वोट की मेजॉरिटी साबित कर चुके हैं कौमी असेंबली में, तो लिहाजा एक नई तकवीयत के साथ हम कोर्ट के सामने जाएंगे। आमतौर पे ये होता है खुर्रम साहब के हुकूमतों पे इल्जाम लगाती है ऑपोजिशन, लेकिन यहाँ पर आपके अपने पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खकन अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि 80 अरब रुपए के करीब का जो आपने एक सब्सिडी दी थी या आटा स्कीम रखी थी, मुफ्त आटा स्कीम, उसमें 20 अरब रुपए की चोरी हो चुकी है। और ये प्रोग्राम सिर्फ पंजाब हुकूमत का नहीं है, यानी कि केयरटेकर हुकूमत का नहीं है, इसमें जो फंड्स हैं वो वफाकी हुकूमत ने भी फराम किए हैं। तो क्या 80 अरब रुपए से 20 अरब रुपए चोरी हो चुके हैं? जी, ये तो शायद अब्बासी साहब बताएंगे कि उन्होंने ये हिसाब किस बुनियाद पर किया है, लेकिन इसीलिए इसको बहुत एहतियात से सूबों के जिम्मे ये सब्सिडी दी गई थी क्योंकि वफाक के ऊपर IMF की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो लिहाजा हमने उससे एतराज़ किया और सूबा पंजाब को कहा। सूबा KP ने भी इस पर महदूद पैमाने पर अमल किया है। तो लिहाजा ये एक ऐसी सब्सिडी है जिसके ऊपर आप सवाल तो उठाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों के लिए इतना बड़ा फलाह का प्रोग्राम इतने कम अरसे लेकिन मिसाल कोई नहीं। खुर्रम साहब, क्योंकि मैंने कहा फंड्स वफाकी हुकूमत भी इसमें फराम कर रही है, तो बेहतर है कि शायद खकन अब्बासी साहब से पूछने के बजाय कि आप सबूत दें, आप इस पर तहकीकात करें ना, आपको पता होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आई एम श्योर अब्बासी साहब एक रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं, तो ऐसे ही तो नहीं कह दिया होगा उन्होंने।
ये तो अब्बासी साहब को भी चाहिए कि वो ये सारे, अगर उनके पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं तो वो आके वज़ीर आटा आज़म के चोरी पास में कोई लेकर आए। दस्तावेजी सबूत तो नहीं होंगे ना खुर्रम दस्तगीर साहब? तो देखिए ना, यही तो बात है कि फिर ये हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब भी हम पब्लिक में बात करें, हम जिम्मेदारी से बात करें, क्योंकि एक बेमिसाल अवामी फलाह का जो प्रोग्राम है उस पर बगैर सबूत के सवालात उठाने से तो किसी का फायदा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि मंगल को होने वाले मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचते हैं या नहीं, और अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो क्या 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं। इमरान खान ने अपनी दोनों असेंबलियां, केपी की असेंबली और पंजाब असेंबली, तहलील कर दी थी। और दिलचस्प बात यह कि जिस दिन से उन्होंने असेंबली तहलील की है, उसके बाद से इमरान खान और पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमा असेंबली तहलील करने की मुख्तलिफ वजूहात बताते रहे, और कल भी इमरान खान ने उसकी एक नई वजह बताई। इमरान खान ने कल इसकी नई वजह बताते हुए कहा है कि सूबाई असेंबलियां तहलील करने की एक वजह यह थी कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को फंड्स रिलीज नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो तरक्याती मंसूबों पर अमल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने असेंबली तोड़ दी। इमरान खान असेंबली तहलील करने की जो भी वजूहात बता रहे हो, लेकिन असेंबलियां तोड़ने की असल वजह यही थी कि इमरान खान असेंबलियां तोड़कर वफाकी हुकूमत पर पूरे मुल्क में जल्द इंतखाबात करवाने के लिए दबाव डालना चाहते थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। 7वीं मरदमशुमारी हतमी नताइज आने से पहले ही मुतनाज़ा हो गई है, और खासतौर पर सिंध में होने वाली मरदमशुमारी पर तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज इस हवाले से जमात इस्लामी ने कराची में एहतजाज किया, और हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अगर कराची की मरदमशुमारी दुरुस्त हुई तो सिंध का वज़ीर आला कराची से होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कराची की मरदमशुमारी पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शहरी सिंध के आदाद शुमार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान पर आयद की है, जबकि MQM पाकिस्तान शहरी सिंध की आबादी कम दिखाने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगा रही है, जबकि पीपल्स पार्टी खुद भी मरदमशुमारी पर सवालात उठा रही है। और आज मुराद अली शाह ने एहसन इकबाल को खत लिखा है और कहा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो सिंध हुकूमत और अवाम मरदमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे। हम इस पर जमात इस्लामी का भी मौक़िफ़ लेंगे और पीपल्स पार्टी का भी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नईम साहब, ये क्या मामला है? तमाम पार्टीज जो है वो नंबर्स पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, क्या कोई टेक्निकल गलती है या कोई साजिश इसमें आपको नजर आ रही है, और अगर है तो किसकी तरफ से है? फिर देखें शहजाद, बात यह है कि 2017 की जो मरदमशुमारी थी ना, उसकी जब मंजूरी हुई थी तो उस वक्त हम रिकॉर्ड पर हमने कहा था कि मंजूरी गलत दी जा रही है। नून लीग ने करवाई थी, PTI और MQM ने मंजूरी दी थी, और हमने उस पर एतराज किया था कि आप मंजूरी देंगे तो उसकी लेजिटिमेट हैसियत हो जाएगी और रेफरेंस पॉइंट कोई बनेगा, आप उसे रीडू करवाएं कलअदम करार देके। लेकिन उन्होंने इस वक्त हमारी बात नहीं सुनी। अब जब ये मरदमशुमारी हो रही है तो 2017 की बेसलाइन बनाकर काम शुरू हुआ। जब शोर शराबा हम लोगों ने किया है तो उसके नतीजे में थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंशन दी है। हमारा कहना यह है कि 2-3 बुनियादी बातें जो इसमें होनी चाहिए। एक तो यह कि डिफेक्टिव बुनियाद पर मरदमशुमारी होनी चाहिए, जो जहां है वहां पर गिना जाए। दूसरी बात यह कि इसमें एक्सेस होना चाहिए कि मैं अपना चेक कर सकूं कि मैं और मेरे घर वाले मौजूद हैं कि नहीं है। जब आप टैबलेट से कर रहे हैं और डिजिटल से कर रहे हैं तो एक्सेस क्यों नहीं है। तीसरी बात यह कि स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल एक कमेटी हो जिस पर को ओवरऑल भी एक्सेस मिल जाए, सिर्फ हुकूमती सतह पर ही एक्सेस ना हो। चौथी बात यह है कि चूंकि सिंध हुकूमत भी इस पूरे अमल में शरीक है, ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में आता है जिसमें सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत शामिल होती हैं, तो चूंकि उनके असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर ये सब कुछ मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि कराची की आबादी पे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त होते, उस तरह सिंध की गिनती सही होती। उन्होंने इंटीरियर सिंध में गिनती बढ़ा दी, कराची की गिनती कम की। वो रेशो बढ़ेगा तो जो हमारी नुमाइंदगी है सिंध असम्बली की वो कम हो जाएगी। कोटा सिस्टम में हमारा जो 60-40 रेशो है वो हमें मुलाजमतें कम मिलेंगी, हमारे पास वसाइल कम आएंगे। हाँ, लेकिन इस पर मैं नईम साहब, क्योंकि MQM की भी वजीर आजम से इस पर मुलाकात हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि वजीर आजम ने भी कहा है कि हमें इसमें गलतियां नजर आ रही हैं, लेकिन MQM ने आज ये कहा है कि जो दही सिंध की आबादी है वो ठीक गिनी जा रही है, शहरी सिंध यानी कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और कराची की जो आबादी है वो कम गिनी जा रही है। और दूसरा इसमें एक पॉइंट ऐड भी कर दूं, क्योंकि आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये नंबर्स कहां से आ गए कि लाड़काना में 25-26% की ग्रोथ है आबादी में, ये कहां से आए नंबर? वो तो कह रहे हैं कि नंबर ही दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये तो ज़ाहिर मुर्तज़ा वहाब साहब जो चाहे कहें, आप उनसे पूछिएगा। ये तो जो रोजाना नंबर जारी हो रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से, 27% इजाफा लाड़काना डिवीजन में हुआ है और कराची में ये इजाफा बड़ी मुश्किल से खींचतान के 5-7% हुआ है, वरना तो ये खत्म ही कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि हमें एतराज ये है कि जो इंटीरियर सिंध यानी अदर दिन कराची हैदराबाद मरदमशुमारी है, अगर वो आप एक्चुअल काउंट करते हैं हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो सिंधी, जो बलोच, जो पख्तून कराची में रहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं यहाँ के, यानी उनका अगर मुस्तकिल पता वहां का भी है, लेकिन उसूल के मुताबिक
जो कानून और आइन के मुताबिक अगर वो 6 महीने भी यहां पर रहते हैं तो उनको यही काउंट किया जाएगा, उसी हिसाब से वसाइल, नुमाइंदगी और मुलाजिमतों की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन जब आप ये काम नहीं करते और इंटीरियर सिंध को इंटीरियर सिंध में मुस्तकिल पते की बुनियाद पर, और आप पख्तून जो लोग रहते हैं केपीके के और हजारेवाल, उनको वहां पर 40-50 लाख लोगों को गिन लें, और आप जो है वो पूरा अमल एक तरफ, और आखिर में क्लिक करके आप सबको वहां काउंट करके हमारी गिनती आधी कर दें, वो काबिल कबूल नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं कि आप सबको पूरा गिने। मैं आपको ये एतराज करता हूं इनकम के, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। इंटीरियर सिंध में हाउस होल्ड नंबर डबल किए गए तकरीबन मुख्तलिफ जगहों पर। उसकी 2 रीजन है, इसलिए डबल किए हैं ताकि वहां पर ये कराची और अदर देन कराची का रेशो बढ़ाएं, ताकि कराची की सीटें मजीद कम हो जाएं। और चूंकि ज़ाहिर एक वडेरा माइंडसेट है कि वैसे भी वो मकामी हारियों का इस्तेसाल करके ही ऊपर आते हैं। दूसरी बात यह है कि हाउस होल्ड नंबर बढ़ते हैं तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जितने ज्यादा हाउस होल्ड होंगे उतना कमीशन बनता है इन वडेरों का, इन जागीरदारों का, और हुकूमत यहाँ पर जो करप्शन का धंधा है। इस नंबर को बढ़ाने के लिए ये हाउस होल्ड बढ़ा रहे हैं, और हाउस होल्ड बढ़ता है तो जाहिर सी बात है 5-6 लोगों का इसमें इजाफा होता है, और चूंकि मशीनरी इनके पास है तो वो टैप के जरिए मुझे बताएं इसका हल क्या है? क्या गिनती को दोबारा से किया जाए, यही हल है? क्योंकि पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब से हमने 2 रोज पहले बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप एक्सेस दे दें, ट्रांसपेरेंसी कर दें, जैसे आपने भी कहा कि हर शख्स अगर देख सके कि क्या मेरा इंदराज हुआ या नहीं हुआ है, तो ये मसला हल हो सकता है। एक्सेस भी दें, स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल जिनका मैंडेट है और जो ताजिर हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनकी कमेटी बनाए, उनको ओवरऑल एक्सेस दें कि इंडिविजुअल भी चेक कर सकें, ब्लॉक कोड भी चेक कर सकें, डिस्ट्रिक्ट भी चेक कर सकें। दूसरी बात यह है कि आप इंटीरियर को ब्लॉक करें, वहां तो वैसे भी ज्यादा हो गई है, जहां नहीं हुई है उसको 15 दिन क्या 20 दिन जितन जब तक कंप्लीट नहीं होती पूरी करें। हमें एक्सटेंशन की खैरात नहीं चाहिए, हमें पूरी गिनती चाहिए। आप पूरी करें, फिर वेरिफिकेशन करें, फिर ब्लॉक कोड में 5%, 10% आप रैंडम चेकिंग करें, और सारे स्टेक होल्डर को एतमाद में ले, ठीक हो जाएगा। हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद है, मुर्तजा वहाब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुर्तजा वहाब साहब, आपने सुनी इनकी गुफ्तगू, वो कह रहे हैं कि इंटीरियर सिंध में हाउस होल्ड नंबर्स को डबल कर दिया है, जिसकी एक वजह यह है कि सिंध में सीटें बढ़ जाएंगी, कराची की सीटें कम हो जाएंगी, यानी इंटीरियर सिंध में सीटें बढ़ जाएंगी, कराची की सीटें कम हो जाएंगी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो इंटीरियर सिंध में दिया जाता है उसकी वो बढ़ जाएगा इस हिसाब से। इससे पहले एमक्यूएम भी ये कह चुकी है कि एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी जो है वो शहरी सिंध की आबादी को कम दिखा रही है। अब शहजाद, मैं समझता हूँ कि नईम रहमान साहब ने बहुत सारी काबिल एतराज़ अनफॉर्चुनेट बातें की हैं, और मैं अगर उसमें जाऊँगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मैं इसको बिल्कुल समराइज करके छोटी सी बात करना चाहूँगा। नईम रहमान साहब को कुछ नहीं पता होता, कख नहीं पता इनको। इन्होंने अभी इब्तदाइया में कहा कि कराची की 5% आबादी बढ़ी है। आज सुबह के नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, एज गवर्नमेंट स्पोक्समैन 9.75% कराची की आबादी बढ़ी है। ये कह रहे हैं कि अंदरूने सिंध या बाकी सिंध के जो अजला हैं वहाँ पे हाउस होल्ड को डबल गिन लिया गया है। मुझे बताइए किस बेसिस पर इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है? बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन ना मीडिया के पास है, ये इन्फॉर्मेशन ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है टैबुलेट होकर फेडरल गवर्नमेंट के पास चले जाती है। हाँ, लेकिन वो जैसे आपने आज कहा कि ये लाड़काना की आबादी 25% कहाँ से बढ़ गई, ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं? एमक्यूएम ने भी ये कहा, नईम रहमान साहब भी कह रहे हैं कि जो मुतादिद हमारी मीटिंग्स हुई है पीएबीएस के साथ, जिनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ये नंबर शेयर किए हैं। आप मुझे बताइए शहजाद साहब कि पीबीएस जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑफिशियली नंबर कन्वे नहीं कर रही है। हम बार बार पहले दिन से उनको कह रहे हैं कि तमाम जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं उसका एक रिकॉर्ड इस्लामाबाद में हो, एक रिकॉर्ड चीफ सेक्रेटरी के पास हो, और एक रिकॉर्ड कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर के पास हो। वो इंफॉर्मेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है उसके साथ शेयर नहीं की जा रही। आपने कहा ना कराची के नंबर आज जो शेयर किए गए उसके मुताबिक 9-9.5% का इजाफा है, तो नंबर तो शेयर किए, तभी बता रहे हैं ना आप। आज सुबह की जो मीटिंग होती है ना, एवरीडे एक मीटिंग होती है, उसके अंदर प्रेजेंटेशन दी जाती है। उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी प्रोविंशियल कैपिटल है उसका नंबर कोट किया जाता है, जो ओवरऑल प्रोविंस की पॉपुलेशन होती है वो बताया जाता है। आप कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को एक ऐसी सियासी जमात से कंपेयर करें जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इंतशार क्रिएट करना है, लोगों के अंदर तफरीक की सियासत करना है? मुझे बताइए, टारगेट इस वक्त ये होना चाहिए कि गिनती सही हो, या टारगेट ये हो कि नहीं जी आप ऐसा करें कि सिंध के बाकी अजला को आप बंद कर दें और कराची के अंदर गिनती को जारी रखें? लेकिन अगर 2 दिन पहले सईद गनी साहब शहजाद एक मिनट मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दूं। ये जो मुतनाज़ा सेंसस 2017 के थे, इसको पीटीआई ने अप्रूव कराया, जीडीए ने अप्रूव कराया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अप्रूव कराया। वाहिद सियासी जमात जिसने अपोज किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। जब ये पार्लियामान में आया हमारे ऑब्जेक्शन, तो पार्लियामान में जमात इस्लामी भी मौजूद थी, जमात इस्लामी तक ने हमारा साथ नहीं दिया था। अगर कोई एक मुझे आप बता दीजिए डिसेंट जमात इस्लामी की जानिब से कि पार्लियामान में जब ये 2021 में ज़ेरे बहस मामला आया था,
गालिबन अक्टूबर या नवंबर के महीने में जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया था। हमारा एतराज ये शहजाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहते हैं, धरनों में कुछ कहते हैं, सियासी बयानबाजी में कुछ कहते हैं, लेकिन ऑफिशियली आईनी इदारों के सामने जब बात करनी होती है, 2 दिन पहले सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इत्तेफाक किया कि जो कराची के नंबर सामने आए हैं 7-8% की ग्रोथ वर्सेस लाड़काना या किसी और इंटीरियर शहर सिंध के शहर में ज्यादा ग्रोथ, कह रहे हैं कि ये हमें भी तहफ्फुज़ आते हैं, हमें भी लग रहा है कि नंबर दुरुस्त नहीं है। और आज जो खत लिखा है वजीर आला ने, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये जो गिनती है इसका अमल रोका ना जाए और तमाम बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पे मर्दमशुमारी नहीं हुई है उसको जारी रखा जाए। तो शहजाद मैं यही तो कह रहा हूँ, टारगेट ये होना चाहिए एवरी सिंगल पर्सन नीड्स टू बी काउंटेड। ये क्या तफरीक की सियासत है कि दादू में रोक दो, लाड़काना में रोक दो, लेकिन कराची में देखो। आप मुझे बताइए, क्या सियासी जमातों का काम ये है कि लोगों को बांटें? ये क्या होता है अंदरूने सिंध बैरूने सिंध? नहीं, भाई सिंध एक है, खुदारा। देखिए हमारा टारगेट एज पॉलिटिकल पार्टी, एज गवर्नमेंट, वसाइल के हवाले से तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो वसाइल सिंध को मिलने हैं उसमें तो आबादी काउंट होगी तो ही वो वसाइल मिलेंगे, लेकिन सियासी डायनेमिक्स भी समझे ना। सिंध में मुख्तलिफ है दूसरे सूबों के मुकाबले में कि रूरल इंटीरियर सिंध से एक जमात जीतती है, शहरी सिंध में दूसरी जमात का ज्यादा वोट है, इसलिए ये तफरीक होती है कि सीटों की जो सीटें हैं वो ऊपर नीचे ना हो जाए। शहजाद, आई डिसएग्री विद यू। अभी कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए, सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आए। हैदराबाद में इंतखाबात हुए, सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान मैं आपको एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, शायद 2023 में भी नतीजा मुख्तलिफ हो जाए, लेकिन 2018 में के जो नतीजे हैं उसके मुताबिक भी देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की उतनी सीटें नहीं थी कराची में जितनी इंटीरियर सिंध में थी ना। शहजाद, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में 2018 के बाद में जमात इस्लामी को तो वोट ही नहीं पड़े, एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट जीते हैं वो। तो क्या जमात इस्लामी की बात नहीं सुनूं मैं? जमात इस्लामी है, एमक्यूएम पाकिस्तान आपके इत्तेहादी है, वो एतराज कर रहे हैं, वो आप पे साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं, वो वजीर आजम से मुलाकात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी एतराज कर रही है। हम इत्तेहादी शहजाद, हम इत्तेहादी हैं नून लीग के भी वफाक में, लेकिन मेरे पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि अगर आप गिनती सही नहीं करोगे तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। हमने कहा हम अपनी वजारत को छोड़ देंगे। और ये बार बार जो हम चीजों को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कागजात आपके सामने रिकॉर्ड पर हम लेकर आ रहे हैं, वो ये शो करता है कि कुछ लोग बयानबाजी करते हैं, हम ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड तमाम चीजों को लेके आ रहे हैं। देखिए तमाम चीजें रिकॉर्ड पर है ना कि 2017 के जो मुतनाज़ा सेंसस थे, वाहिद सूबा, वाहिद सियासी जमात जिसने मुश्तरका मफादात काउंसिल में उसको अपोज किया वो पीपल्स पार्टी थी। पीटीआई ने सपोर्ट किया, जीडीए ने सपोर्ट किया, एमक्यूएम ने सपोर्ट किया। ठीक है मुर्तज़ा साहब, लेकिन क्योंकि आप खुद कराची से ताल्लुक रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप कराची के खिलाफ तो कोई ऐसी बात करेंगे नहीं। तो पिछले मेरे ख्याल से 8-10 साल से अगर आप देखें, जितने भी पाकिस्तान के हवाले से चाहे इंटरनेशनली भी लिखे जाते हैं कॉलम्स या कराची के हवाले से, तो आबादी कोट की जाती थी 2.25 करोड़ 2.5 करोड़। अब लोग कह रहे हैं कि शायद ये 2.25 करोड़ 3 करोड़ से भी तजावुज कर चुकी हो। डू यू थिंक इट्स फेयर नंबर के कहा जाए कि पहले 1 करोड़ 60 लाख थी पिछले सेंसस में और अब तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख हो गई है? शहजाद, लास्ट 2017 के सेंसस में भी हमने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया था कि कराची शहर की आबादी 1 करोड़ 60 लाख नहीं है। और अभी भी जब सेंसस का प्रोसेस चल रहा था और जब हमें पता चला कि कराची की आबादी 160 से भी कम शो की जा रही है, हमने वापस प्रोटेस्ट किया और वो प्रोसेस इस वक्त ऑन गोइंग है। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, जितने भी आपके ये मेट्रोपोलिस के लें या प्रोविंशियल कैपिटल या फेडरल कैपिटल है, इसके अंदर आबादी का आपको वो ग्रोथ रेट नजर नहीं आ रहा, जिसके ऊपर हमने उनको कहा फेडरल गवर्नमेंट को कि कहीं ना कहीं की जो सेंसस का प्रोसेस है ये फ्लॉड है। अब इसका हल क्या है शहजाद? हल बड़ा सिंपल था कि एक रिकॉर्ड की कॉपी इस्लामाबाद जाती, एक रिकॉर्ड की कॉपी सूबे की पास रहती। सही। जो एतराज करता हुकूमत कहती कि देखें कि ये रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन वफाकी हुकूमत के साथ वो शेयर करने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं हमारा कंसर्टेड व्यू है, नीड्स टू बी काउंटेड एंड ही शुड बी काउंटेड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा बाब साहब हमारे साथ है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।